नमस्कार। 11वीं कक्षा की राजनीति विज्ञान की पुस्तक राजनीतिक सिद्धांत का अध्याय 1, जिसका नाम है राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय। आज हम उसका भाग 2 करेंगे और इस भाग 2 में आज हम क्या करेंगे, आज हम राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ वो जानने की कोशिश करेंगे। राजनीतिक सिद्धांत थोड़ा सा कठिन विषय माना जाता है, तो मैं सभी बच्चों से चाहूँगा कि वो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। अगर आप 2-4 स्लाइड्स देखकर इसको बंद कर देते हैं, थोड़ा सा देखकर इसको बंद कर देते हैं, तो राजनीतिक सिद्धांत आपकी समझ में नहीं आएगा। इसलिए सभी जो भी इसको देख रहे हैं वो शुरू से लेकर अंत तक इसको जरूर देखें। राजनीति का अर्थ हम पहले वाले भाग में बता चुके हैं कि राजनीति क्या है, शाब्दिक अर्थ भी बता चुके हैं उसका, और उसका हम वास्तविक अर्थ भी बता चुके हैं। साधारण शब्दों में हमने बताया था आम आदमी के लिए जो उसका मतलब है वो वास्तव में अपने काम निकालना ही राजनीति है। तो राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ हम जानने की कोशिश करेंगे। राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ जानने से पहले यह जानना जरूरी है कि सिद्धांत किसे कहते हैं। राजनीति तो हम बाद में, राजनीतिक सिद्धांत होता क्या है ये हम बाद में जानेंगे। पहले हम सिद्धांत जान लेते हैं। आप सभी बच्चों ने सिद्धांत सुना होगा, ऐसे जब तक आप यहाँ तक 10वीं तक आए हैं, सिद्धांत आपने कई बार ये शब्द सुना है, तो लेकिन आप इसके अर्थ से परिचित नहीं हैं, तो आज आप इसका अर्थ भी जानेंगे। सिद्धांत क्या है? व्हाट इज थ्योरी? सिद्धांत को अंग्रेजी में थ्योरी कहते हैं। यह शब्द यूनानी भाषा के थ्योरिया शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है समझना या फिर चिंतन करना या मनन। जब आप किसी चीज़ को समझते हैं, आप उसको अपने तरीके से समझते हैं। हर आदमी का समझने का, जो फिर चिंतन करने का या मनन करने का जो तरीका है वो सबका अलग अलग है। तो जब आप किसी घटना को समझते हैं, वो हम कहते हैं, फिर चिंतन करते हैं उसके बारे में या फिर मनन करते हैं, तो हम उसको वो एक अलग प्रकार, उसको हम थ्योरी कहते हैं। उसके आधार पर आप उसको निष्कर्ष निकालते हैं। तो जो थ्योरी शब्द है वो यूनानी भाषा की थ्योरिया शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है समझना या फिर चिंतन करना। प्रत्येक व्यक्ति संसार में घटित होने वाली घटनाओं को अपने अपने दृष्टिकोण से देखता है। हर व्यक्ति का घटना को देखने का जो नजरिया है या दृष्टिकोण है वो अलग अलग होता है। उन पर अपने विचार बनाता है और उनके बारे में कुछ निष्कर्ष निकालता है। ये निष्कर्ष ही सिद्धांत कहलाते हैं। आपकी समझ में आ गया होगा कि हर व्यक्ति उसके आसपास जो घटनाएं घटती हैं उनको वो अलग दृष्टिकोण से, अलग नज़रिए से देखता है, उसके बारे में अपने विचार बनाता है और फिर उसके आधार पर विचार बनाने के बाद कुछ निष्कर्ष निकालता है। ये निष्कर्ष ही सिद्धांत कहलाते हैं। उसको आप कहते हैं कि ये सिद्धांत है। पहले आप किसी घटना को देखते हैं, फिर आप उस पर अपने विचार बनाते हैं और फिर उन विचारों के बाद कुछ निष्कर्ष निकालते हैं, वो फिर उसके बाद सिद्धांत बन जाता है। सिंपल सा मैं आपको बता देता हूँ, आपकी समझ में नहीं आया होगा। न्यूटन को अगर हम जाने, गुरुत्वाकर्षण का नियम जो है उन्होंने हमारे इस संसार को दिया, तो सबसे पहले वो पेड़ के नीचे पड़े हुए थे। पेड़ से फल टूट के गिरा। सभी लोगों जो देखते थे उसको देख रहे थे, उस अलग अलग प्रकार से देख रहे थे। तो कुछ लोगों को उसमें नहीं कोई आकर्षण नजर आया। उन लोगों के लिए एक सिंपल सी बात थी कि जब पेड़ से फल टूटेगा तो नीचे ही गिरेगा। लेकिन न्यूटन को ये बात खटकी कि जो फल है वो नीचे ही क्यों गिरा। अब देखो, सभी व्यक्ति संसार में घटित होने वाली घटनाओं को अपने अपने दृष्टिकोण से देखते। न्यूटन ने उसको एक अलग प्रकार से देखा और फिर उसके बारे में अपने विचार बनाते। लोगों ने अपने विचार बनाए कि पेड़ से फल गिरेगा तो नीचे ही गिरेगा, लेकिन न्यूटन ने अलग प्रकार से अपने विचार बनाए और उसके आधार पर, उसके बाद इन विचारों के आधार पर उसने एक निष्कर्ष निकाला और उस निष्कर्ष का नाम दिया गुरुत्वाकर्षण का बल। यही सिद्धांत होता है। मुझे लगता है आप लोगों की अच्छी प्रकार से ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो पहले आप घटना को देखते हैं, फिर अपने विचार बनाते हैं और फिर उन विचारों के आधार पर निष्कर्ष निकालते हैं। वो निष्कर्ष ही सिद्धांत बन जाता है। अतः साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं कि सिद्धांत विचारों या निष्कर्षों का ऐसा समूह है जिसके आधार पर किसी तथ्य की व्याख्या की जाती है। तो न्यूटन वाली घटना से आप समझ गए होंगे कि सिद्धांत क्या है। सिद्धांत विचारों या निष्कर्षों का ऐसा समूह है
जिसके आधार पर किसी तथ्य की व्याख्या की जाती है। उदाहरण के लिए यह एक विचार है कि जिस समाज में उत्पादन के साधनों पर थोड़े से लोगों का अधिकार होगा वहाँ लोगों में आर्थिक असमानताएं पाई जाएगी। एक सिंपल सा हम पहले विचार लेकर चलते हैं कि यदि उत्पादन के साधनों पर कुछ ही लोगों का अधिकार है तो ऐसे समाज में लोगों में आर्थिक असमानताएं पाई जाएंगी। थोड़े से लोग अमीर होंगे, बाकी बहुत सारे लोग गरीब। इसको हम आर्थिक असमानताएं कहते हैं, जो धन के आधार पर पाई जाती हैं कि जब कुछ लोग अमीर हो और बहुत सारे लोग गरीब हो तो ऐसे समाज में आर्थिक असमानताएं पक्का पाई जाएंगी, क्योंकि वहाँ उत्पादन के साधनों पर थोड़े से लोगों का अधिकार है। और जहाँ आर्थिक असमानताएं पाई जाएंगी वहाँ किसी भी समय क्रांति हो सकती है। फ्रांसीसी क्रांति, चाहे फिर रूस की क्रांति, उनसे आप सबक ले सकते हैं कि वहाँ पर क्रांति क्यों हुई, क्योंकि उत्पादन के साधनों पर कुछ लोगों का अधिकार था। जो देश बाकी जो जनता थी वो कष्ट भोग रही थी। और एक टाइम ऐसा आया कि लोगों ने अस्त्र शस्त्र उठा लिए और राजा को उसकी गद्दी से उतार दिया। तो जहाँ भी आर्थिक असमानताएं पाई जाएंगी वहाँ किसी भी समय क्रांति हो सकती है। इस निष्कर्ष को ही सिद्धांत कहा जाता है। तो ये निष्कर्ष निकालना, तो जब आप इस प्रकार से निष्कर्ष निकालते हैं किसी चीज़ को देखकर, वो सिद्धांत कहलाता है। राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ, तो सिद्धांत का अर्थ जब आपने जान लिया है तो राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ भी अब हम अच्छी से तरह से समझ सकते हैं। राजनीतिक सिद्धांत उन विचारों या निष्कर्षों का समूह है जिसके आधार पर किसी राजनीतिक घटना या राजनीतिक तथ्य की व्याख्या की जाती है। सेम वही आपने वो जो पहले आपको बताया जा चुका है कि जब आप किसी घटना को देखते हैं उसके बारे में अपने विचार बनाते हैं और उन विचारों के आधार पर कुछ निष्कर्ष निकालते हैं और बाद में ये निष्कर्ष ही सिद्धांत बन जाते हैं। तो राजनीतिक सिद्धांत भी उन विचारों या निष्कर्षों का समूह है जिनके आधार पर किसी राजनीतिक घटना की या फिर किसी राजनीतिक तथ्य की व्याख्या की जाती है और इसके बाद राजनीतिक घटना के बारे में भविष्यवाणी की जाती है। कि पहले आप उसके बारे में विचार बनाते हैं और फिर आप उसके बारे में भविष्यवाणी करते हैं कि अगर ऐसा ऐसा होगा तो ऐसा पक्का होगा। राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति या विशेषताएं, तो राजनीतिक सिद्धांत और अच्छी प्रकार से समझने के लिए इसकी विशेषताओं को भी जान लेते हैं ताकि आपके अच्छी प्रकार से राजनीतिक सिद्धांत समझ में आ जाए। तो पहला है कि राजनीतिक सिद्धांत के 3 तत्व होते हैं। वो 3 तत्व कौन कौन सी हैं? एक है विवरणात्मक, एक है सामान्यीकरण और ग है नैतिक। तो ये 3 तत्व होते हैं राजनीतिक सिद्धांत के, विवरणात्मक, सामान्यीकरण और नैतिक तत्व। ये क्या है? तीनों के तीनों तत्व। जैसा कि हम जानते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत उन विचारों या निष्कर्षों का समूह है जिनके आधार पर किसी राजनीतिक घटना की व्याख्या की जाती है। लेकिन राजनीतिक घटना की व्याख्या करने के लिए हमें सबसे पहले उसके बारे में सभी प्रकार के तथ्यों को इकट्ठा करना पड़ता है। सिंपल सा तो कह दिया कि राजनीतिक सिद्धांत उन विचारों का समूह जिनके आधार पर आप किसी राजनीतिक घटना की व्याख्या कर सकते हैं। लेकिन राजनीतिक घटना की अगर आप व्याख्या करना चाहते हैं तो उसके बारे में हमें सभी प्रकार के तथ्यों को इकट्ठा करना पड़ेगा। इन तथ्यों को इकट्ठा करने की क्रिया को राजनीतिक सिद्धांत का विवरणात्मक तथ्य कहते हैं। जब आप किसी राजनीतिक घटना के बारे में सभी प्रकार के तथ्यों को इकट्ठा करते हैं तो उसको हम कहते हैं विवरणात्मक तथ्य। जब राजनीतिक घटना के बारे में सभी तथ्य इकट्ठे हो जाते हैं, सभी आंकड़े कह लीजिए इनको या फिर डाटा कह लीजिए, तो जब आप उस घटना के बारे में सभी तथ्य इकट्ठे कर लेते हैं तो उसके बाद उन सभी तथ्यों की विवेचना करके कुछ सामान्य निष्कर्ष निकाले जाते हैं। जब आप सभी तथ्यों को इकट्ठा कर लेते हैं और उन तथ्यों के आधार पर आप जो सामान्य निष्कर्ष निकालते हैं उसको हम कहते हैं सामान्यीकरण कहते हैं। सामान्यीकरण करते समय राजनीतिक सिद्धांत के नैतिक पक्ष का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो जब आप सामान्यीकरण करते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं, तो आप समाज में पड़ने वाले उसके प्रभाव को भी ध्यान रखते हैं। समाज में जो आपने निष्कर्ष निकाले हैं उनके समाज पर नकारात्मक प्रभाव भी पड़ सकते हैं, बुरे प्रभाव भी पड़ सकते हैं और अच्छे प्रभाव भी पड़ सकते हैं। तो आप उसका नैतिक पक्ष भी ध्यान में रखते हैं। तो सामान्यीकरण करते समय राजनीतिक सिद्धांत के नैतिक पक्ष का भी ध्यान रखना पड़ता है और जब आप इस पक्ष का ध्यान रखते हैं तो यह राजनीतिक सिद्धांत का नैतिक तत्व है। तो इस प्रकार राजनीतिक सिद्धांत के 3 तत्व होते हैं: विवरणात्मक, तथ्यों को इकट्ठा करना; सामान्यीकरण, तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष निकालना; और जब आप निष्कर्ष निकालते हैं तो अच्छे बुरे प्रभावों को ध्यान में रखते हैं, वो है उसका नैतिक तत्व।
दूसरा है राजनीतिक सिद्धांत क्या है, अंत्य अनुशासनात्मक अध्ययन है। दूसरी जो राजनीतिक सिद्धांत की विशेषता है वो ये है कि राजनीतिक सिद्धांत अंत्य अनुशासनात्मक अध्ययन है। थोड़ा शब्द जो है कठिन है, लेकिन इनका अर्थ अगर जब आप जानेंगे तो बिल्कुल आसान सी चीज है ये। वर्तमान समय में यह माना जाता है कि कोई भी विषय अपने आप में पूर्ण नहीं, प्रत्येक विषय दूसरे विषयों से सामग्री लेता है। इसे ही अंत्य अनुशासनात्मकता कहते हैं। आप समझ गए होंगे। इतिहास जो है वो ये नहीं है कि वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। राजनीति विज्ञान हम ये सकते हैं, कहेंगे कि राजनीति विज्ञान कोई ऐसा विषय नहीं है जो अपने आप में पूर्ण है। वो भी, चाहे फिर वो गणित है, चाहे फिर वो भूगोल है। जब हम विदेश नीति करते हैं तो भूगोल की मदद लेते हैं, और जब हम पुरानी बातों को जानते हैं उनके आधार पर फिर हम नई बातें बनते तब हम इतिहास की मदद लेते हैं। तो वर्तमान समय में ऐसा कोई विषय नहीं है जो अपने आप में पूर्ण है। हर विषय दूसरों से सामग्री लेता है, और जब एक विषय दूसरे विषयों से सामग्री लेता है, ये जो क्रिया है इसको हम कहते हैं अंत्य अनुशासनात्मकता, इसको हम कहते हैं। राजनीतिक सिद्धांत उन विचारों या निष्कर्षों का समूह है जिनके आधार पर किसी राजनीतिक घटना की व्याख्या, ये हमने कई बार आपको बता दिया कि राजनीतिक सिद्धांत क्या है, और आप भी इसको अंडरलाइन कर लीजिए कि राजनीतिक सिद्धांत उन विचारों या निष्कर्षों का समूह है जिनके आधार पर किसी राजनीतिक घटना की व्याख्या की जाती है। लेकिन किसी राजनीतिक घटना की व्याख्या करने के लिए सभी विषयों से सामग्री लेनी पड़ती है। जब आप राजनीतिक सिद्धांत की व्याख्या करते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता है कि आप सिर्फ किसी भी विषय से सामग्री ना लें, तो सभी विषयों से सामग्री लेनी पड़ती है। और जब आप सभी विषयों से सामग्री लेते हैं तो हम कहते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत भी अंत्य अनुशासनात्मक अध्ययन है। तीसरा, राजनीतिक सिद्धांत सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक। जो सिद्धांत है जो आपने निकाला है निष्कर्षों के बाद, वो सही भी हो सकता है और वो एक नकारात्मक भी हो सकता है। जब राजनीतिक सिद्धांत के आधार पर किसी प्रणाली को, जो आपने बताया है कि ये प्रणाली कैसी है, तो जब आप राजनीतिक सिद्धांत के आधार पर किसी प्रणाली को सही ठहराया जाता है तो यह सकारात्मक होता है, और इसके विपरीत जब राजनीतिक सिद्धांत के आधार पर किसी प्रणाली को अनुचित या गलत ठहराया जाता है तो यह नकारात्मक होता है। चौथा है राजनीतिक सिद्धांत की विशेषता, वो है मूल्य निरपेक्ष अध्ययन। क्या है मूल्य निरपेक्ष अध्ययन? मूल्य निरपेक्ष अध्ययन का अर्थ यह है कि राजनीतिक विचारकों को किसी समस्या का अध्ययन करते समय तटस्थ रहना चाहिए। ध्यान से इसको सुनिए ताकि आप इस चीज मूल्य निरपेक्ष को जान सके कि मूल्य निरपेक्ष होता क्या है। मूल्य निरपेक्ष अध्ययन का अर्थ यह है कि राजनीतिक विचारकों को किसी समस्या का अध्ययन करते समय तटस्थ रहना चाहिए, अर्थात उन्हें तथ्यों और आंकड़ों की खोज करते समय अपने विचारों को आगे नहीं आने देना चाहिए। जब आप किसी चीज के बारे में तथ्यों को इकट्ठा कर रहे हैं तो आपकी अपनी निजी राय नहीं होनी चाहिए। देखने में होता क्या है कि जब आप निष्कर्ष निकालते हैं तो आपके दिमाग में जो चल रहा होता है, आप उन विचारों को प्राथमिकता देने लग जाते हैं, जिसके आधार पर आप सही निष्कर्ष नहीं निकाल पाते। तो ये कहा जाता है कि आप मूल्य निरपेक्ष आपने रहना है, अर्थात उन्हें तथ्यों और आंकड़ों की खोज करते समय अपने विचारों को आगे नहीं आने देना चाहिए। घटना को उसी रूप में देखना चाहिए जिस रूप में वह घटित हुई। घटना को अपने नजरिए से नहीं देखना चाहिए, बल्कि जिस रूप में वो घटित हो रही है उसी रूप में उसको देखना चाहिए। तो हम कहेंगे कि ये मूल्य निरपेक्ष अध्ययन हुआ है। और पांचवा है राजनीतिक सिद्धांत न तो राजनीतिक विचार है और ना ही राजनीतिक विचारधारा। 2-3 बातें आ गई। राजनीतिक सिद्धांत आप समझ गए होंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि लास्ट में कि राजनीतिक सिद्धांत न तो राजनीतिक विचार है और ना ही राजनीतिक विचारधारा है। क्या है दोनों बातें? राजनीतिक विचार से अभिप्राय किसी विशेष समय पर कुछ लोगों के विचारों से। जब आप कुछ लोगों के खास समय पर कुछ लोगों के जो राजनीति के बारे में जो विचार होते हैं उनको हम कहते हैं राजनीति विचार। राजनीति विचार से अभिप्राय किसी विशेष समय पर कुछ लोगों के विचारों से है, जबकि राजनीतिक विचारधारा एक ऐसा सिद्धांत है जिसकी पालना करना समाज के सभी लोगों के लिए जरूरी है। राजनीतिक विचारधारा एक अलग चीज है। आपने सुना होगा कि हमारे राजनीतिक दल के एक अलग प्रकार के विचार, तो जो भी उस राजनीतिक दल में शामिल होते हैं वे सभी उसी विचारधारा का पालन करते हैं, और जब कोई व्यक्ति उस विचारधारा का पालन नहीं करता है तो उसको राजनीतिक दल से निकाल दिया जाता है।
तो इसलिए राजनीतिक विचारधारा एक ऐसा सिद्धांत है जिसकी पालना करना समाज के सभी, जैसे समाजवाद एक विचारधारा है, तो जो भी लोग हैं वो समाजवाद जो ये कहती है उत्पादन के साधनों पर एक व्यक्ति का अधिकार न होकर पूरे समाज का अधिकार होना चाहिए, और जो भी इस विचार, तो जो भी सभी लोगों को इस विचार को मानना पड़ेगा, तो जिसकी पालना करना समाज के सभी लोगों के लिए ज़रूरी होता है। उम्मीद है कि आपको राजनीतिक सिद्धांत जो है उसका अर्थ और उसकी विशेषताओं के द्वारा उसको अच्छी प्रकार से समझ लिया होगा। नमस्कार, धन्यवाद।